वीवो के फोन्स मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन उनके फोन के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है उनका फन टच ओएस। फन टच ओएस एक ऐसी चीज है जिसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कई केसेस के अंदर, क्योंकि कई बार एनिमेशन इतने अच्छे नहीं होते, कई बार वो फ्लूइडिटी देखने को नहीं मिलती, और कई बार देख के लगता है यार इसके आइकन और यूआई कितना पुराना या आउटडेटेड लगता है। इवन कई साल लोगों का तो ये भी कहना है कि यार फोन तो अच्छा बना दिया, इतना महंगी कीमत में भी बेचती है, कैमरा भी अच्छा है, लेकिन इतने ज्यादा ब्लोटवेयर ये किसी काम के नहीं लगते। और इस वजह से वीवो के फन टच ओएस को जहां पे लोग कभी यार अच्छा समझते थे, अब उस कैटेगरी के पीछे आ गया। लेकिन सच बात है कि वीवो का फन टच ओएस शुरुआत में बहुत अलग होता था। 2013 में एंड्रॉइड 4.2 के साथ वीवो ने अपने फन टच ओएस की शुरुआत करी थी, और जब इंडिया ग्लोबली इन्होंने रोल आउट किया अपने आप को, तो फन टच ओएस को ही ग्लोबली लेकर गए। और सबसे बड़ी बात है कि उस जमाने का जो फन टच ओएस था ये बिल्कुल iOS का कॉपी लगता था। कई लोग बता ही नहीं पाते थे कि आप एक आईफोन चला रहे हो कि वीवो का फोन चला रहे हो, और ये चीज तकरीबन 2019 तक उन्होंने कंटिन्यू रखी थी। और लोग समझते थे कि यार वीवो के फोन को सिर्फ इसलिए लेते थे पीछे से आईफोन जैसा दिखता है, अंदर से भी आईफोन जैसा चलता है, और हमें सस्ते में आईफोन का मजा लेना है। इस वजह से 2019 तक तो वो iOS का कॉपी ही लगता रहा। लेकिन 2019 के बाद और 2020 में एक ऐसा मेजर चेंज हुआ जहां पे वीवो ने अपने ओएस को यहाँ पे चेंज किया। सबसे पहले तो iOS का जो कॉपी लगता था वहां से काफी हद तक एंड्रॉइड लगने लगा, ये तो एक अच्छा काम किया। ऊपर से एंड्रॉइड का जो मटेरियल डिजाइन था उसे और अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया, प्लस बेटर सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन किया। इसी के साथ ही 2020 में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग काम किया था, वो किया था चाइना के लिए ओरिजिन ओएस को बनाना और ग्लोबली यहाँ पे फन टच ओएस को बनाना। और ओरिजिन ओएस और फन टच ओएस दो सेपरेट ओएस यहाँ पे क्यों बनाए गए, इसके पीछे का बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, और वो ये रीजन है कि चाइना के लिए एक सेपरेट ओएस उन्हें बनाना ही था। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चाइना में आपकी गूगल बैन है, और जितनी भी चाइनीज कंपनी होती है वो चाइना के हिसाब से अपने ओएस को यहाँ पे खुद बैठ के बनाती है और डिजाइन करती है। जहाँ पे Xiaomi के हाइपर ओएस को देख ले, चाइनीज वर्जन इंडियन वर्जन में बहुत फर्क मिलता है। यहाँ तक कि आप ओप्पो के कलर ओएस को देख सकते हैं, यहाँ पे चाइनीज वर्जन में अलग है, इंडियन वर्जन में अलग है। और वीवो ने तो क्या किया कि ओएस का नाम ही बदल दिया, फन टच ओएस और ओरिजिन ओएस रख दिया। अब देखा तो ओरिजिन ओएस वहां पे क्या अलग है, देखो चाइना के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, बैन है, और कई सारी एप्स यहाँ पे नहीं चलती। इस वजह से वीवो क्या करता है, अपनी फर्स्ट पार्टी ऐप डिजाइन करता है, जैसे कि कुछ के स्टोर बनाएगा, अपने अलग अलग एप्स और सर्विसेज को पुश करेगा, इकोसिस्टम बनाएगा, कुछ जगह एड्स दिखाएगा, और अलग अलग तरीकों से वहां पे सॉफ्टवेयर के रूप में भी कमाने की कोशिश करेगा। जिससे बेनिफिट ये पड़ता है कि अप फ्रंट कॉस्ट जो मोबाइल फोन की होती है वो कम होती है, और धीरे धीरे वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड या कोई सर्विस बेच के और ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और एक और रीजन ये रहता है कि चाइना की यूजर की रिक्वायरमेंट बहुत अलग रहती है, और उन्हें ढेर सारे फीचर चाहिए मोबाइल फोन के अंदर, तो वो भी कारण है। और अपने मोबाइल फोन को हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी अलग दिखाना है, इसलिए वो भी काम किया जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे निकल कर आई है वो ये कि चाइना एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है, वहां पे इंटरनेट को चाइना की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो चाइनीज गवर्नमेंट उनके सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल कर ले तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है। इस वजह से चाइना के लिए अलग ही सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाना पड़ता है। और आप खुद सोच के देखिए कि मान लीजिए किसी चाइनीज कंपनी का फोन इंडिया में आ गया और उसमें कोई बैकडोर लगा हुआ है, चाइना का सॉफ्टवेयर कोई स्पाई कर रहा है यहाँ पे, और वो बात अगर इंडिया में पता चल गई, ग्लोबल लेवल पे पता चल गई, तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। इस वजह से चाइना का सॉफ्टवेयर को अलग कर दिया गया, इंडिया के सॉफ्टवेयर को यहाँ पे टोटली अलग कर दिया गया, और इंडिया में कहूँ कि ग्लोबल लेवल पर ये लोग सेपरेट यहाँ पे चलते हैं। और फन टच ओएस के अंदर बात ये थी कि वहां से फिर एंड्रॉइड जैसा लगने लगा। जहां पहले दिक्कत थी अपडेट की, वो दिक्कत है अपडेट वाली उन्होंने सॉल्व कर दी। और वीवो ने अपने सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडिया मार्केट के लिए ही डिजाइन नहीं किया, या फिर अपने खुद के फोन्स के लिए डिजाइन नहीं किया, इवन आईकू के फोन्स में भी आया था। इवन जो पहला फोन आईकू ने यहाँ पे निकाला था 2020 में, आईकू 3, उसके अंदर फन टच ओएस पे ही उन्होंने अपना आईकू यूआई निकाला था, जहां पे उन्होंने अपनी एक लेयर ऊपर से लगा दी थी जो थोड़ा सा थीम इंजन जैसा लगता था, लेकिन इंटरनली जो भी फीचर थे वो वीवो के फन टच ओएस से लाए थे। लेकिन बाद में फन टच ओएस में नए फीचर, नया बेटर करा इन्होंने, एआई इंटीग्रेशन को किया। एंड्रॉइड 15 के टाइम पे मैंने ये देखा कि वीवो ने अपने फन टच ओएस के अंदर इंप्रूवमेंट करे और नए नए फीचर्स को लेकर आए, और अपडेट भी जो रहता है वो आईकू और वीवो के फ्लैगशिप फोन्स को काफी ज्यादा जल्दी दिया। हालांकि ये बात मैं वीवो के वाई सीरीज और टी सीरीज के कई सारे फोन्स के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि कई सारे बजट फोन्स के अंदर आज भी वीवो अपने फन टच ओएस को काफी ज्यादा डिले कर देता है, लेकिन खैर वो यहाँ पे काम कर रहे थे। और ओवरऑल बात करें तो आज के समय में इसको पहले से ज्यादा धीरे धीरे स्मूथ बना रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, प्राइवेसी के टूल्स फन टच ओएस में डाले,
इवन जो लेटेस्ट फन टच OS 15 है वहां पे AI के एनहेंसमेंट टूल डाले, फोटोज को AI के थ्रू चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मेमोरी का ऑप्टिमाइजेशन हुआ, एनिमेशंस को चेंज किया गया, यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी चीजें चेंज की गई। लेकिन फिर भी इसको अक्सर क्रिटिसिज्म मिलता है कि यार इतना ज्यादा फ्लूइड नहीं है और इतना ज्यादा अच्छा एक्सप्रेसिव UI देखने को नहीं मिलता है जितना आपको दूसरे यूजर इंटरफेस देखने को मिलते हैं, और जिस वजह से कहीं ना कहीं इस रेस में थोड़ा सा यहाँ पे पीछे हो रहा है। और वो शायद चेंज यहाँ पे फन टच OS 16 के साथ कर सकते हैं, जहाँ पे ये लोग डायनामिक आइलैंड जैसी चीज को और इंटीग्रेट करेंगे और ओरिजिन OS का जो डिजाइन है जिसकी डिमांड चल रही थी उन फीचर्स को अब इंडिया के अंदर लेकर आएंगे, तो वो एक बात रहेगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शायद और ज्यादा प्रायोरिटी दे और इसके और ज्यादा फीचर्स को इंटीग्रेट यहाँ पे करें, और इवन जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहता है मोबाइल फोन के अंदर वो भी यहाँ पे देना शुरू करे, क्योंकि 3 साल का अपडेट तो आजकल हर दूसरी कंपनी दे रही है, लेकिन अब 5 साल 7 साल के अपडेट की बात आ रही है, तो शायद इस डायरेक्शन में भी वीवो को यहाँ पे काम करने की काफी जरूरत। और अगर एक कंपैरिजन बताऊं ना फन टच OS और ओरिजिन OS में, तो देखा जाए तो फन टच OS देखा है तो काफी ज्यादा एंड्रॉइड जैसा लगता है, क्लीन लगता है, जबकि जो ओरिजिन OS होता है ना वो काफी ज्यादा फीचर रिच होता है और उसके विजुअली डिजाइन में यहाँ पे काफी ज्यादा चेंज किया जाता है। वहां पे एटॉमिक कंपोनेंट, विजेट्स वगैरह कई सारी चीजों का काम किया जा सकता है। यहाँ पे फन टच OS में पर्सनलाइजेशन की काफी ज्यादा चीजें, लेकिन और ज्यादा कस्टमाइजेशन, यूनिक विजेट और डीपर UI मॉडिफिकेशंस जो रहते हैं ना वो आपके ओरिजिन OS में कर पाना पॉसिबल है। इवन देखा जाए तो ओरिजिन OS को जब मैंने भी एक बार यूज किया था एक वीवो के फोन में, तो काफी ज्यादा फ्लूइड और काफी ज्यादा फास्ट लगा था, और देख के ऐसा लगता है कि इस टाइप की फास्ट और स्टेबिलिटी जो रहती है ना फन टच OS में भी आनी चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी कि यहाँ पे ओरिजिन OS में पैरेलल स्पेस, कस्टमाइजेशन और चाइना स्पेसिफिक सर्विस देखने को मिलती है, जबकि इंडियन स्पेसिफिक चीजें फन टच OS में काफी ज्यादा कम है। फन टच OS में आपको अल्ट्रा गेम मोड देखने को मिल जाएगा, कुछ कैमरा एनहेंसमेंट देखने को मिल जाएगी, उनका जो भी एक AI असिस्टेंट रहता है जो किसी काम का नहीं, जैसे तो टोटली हटा देना चाहिए, वो देखने को मिलता है। वीवो का स्टोर किसी काम का नहीं है, इसका ऐप स्टोर किसी काम का नहीं है, और जो ब्लोटवेयर जो फालतू की ऐप्स दे देते हैं ज्यादा चीजें किसी काम की नहीं है। और अगर प्रीमियम एक्सपीरियंस है तो UI को थोड़ा सा लाइट वेट, थोड़ा सा क्लीन कर दो और लोगों को ऑप्शन दो कि उन्हें क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो बेटर चीज रहेगा रेदर देन आप सारी चीजें मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पे आप भर के दे दो, तो वो एक चीज रहेगी। और तो और कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि वीवो का जो फन टच OS रहता है खत्म होकर क्या पूरी तरीके से ओरिजिन OS इंडिया ग्लोबल मार्केट में आएगा? यार ऐसा कभी नहीं होने वाला। ओरिजिन OS चाइना तक है, चाइना तक ही रहेगा, इसके एलिमेंट्स उठा के फन टच OS में डालते रहेंगे। लेकिन सीरियसली बात है कि फन टच OS को एक विजुअल ओवरहॉल की जरूरत है और एक रीब्रांडिंग की जरूरत है यहाँ पे, जिससे अपने UI को ये नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके और अपने आप को एंड्रॉइड जैसा ज्यादा दिखाएं रेदर देन की iOS के अंदर, और अपने आप को जो चाइनीज UI होता है अगर उससे रिलेटेड चीजें कुछ ही ला रहे हैं ना तो इसको सेपरेट तरीके से डिजाइन करे। ऐसा नहीं करे कि ऐसा ना लगे कि ओरिजिन OS से कुछ ही चीजें उठा के यहाँ पे डाल दी, बाकी सारी की सारी चीजें इन्होंने चाइना एक्सक्लूसिव रखी हुई है, तो वो भी एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है। और इवन ग्लोबली भी नहीं लगता कि ओरिजिन OS को यहाँ पे लोग कभी भी लेकर आने वाले, और इस टाइप के रूमर हर साल आते रहते हैं, लेकिन अगर ओरिजिन OS को लाएंगे तो शायद किसी और नाम से किसी और तरीके से यहाँ पर लेकर आए। हालांकि AI वाले कुछ फीचर को और ज्यादा यहाँ पे बेटर किया जा सकता है। और एक और बात मैंने देखी ना वीवो के फन टच OS में कि इसे और ज्यादा एस्थेटिकली बेटर कर सकते हैं और इसको ना अपने इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि जैसे सैमसंग का डेक्स आता है उस तरीके की काफी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी को भी इंपॉर्टेंस दी जा सकती है, जिससे लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो यहाँ पर है। लेकिन अभी के लिए देखा तो वीवो का फन टच OS थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है। देखने वाली बात है कि फन टच OS में नेक्स्ट बिग चीजें क्या रहती है, ओरिजिन OS को लेके यहाँ पे लोग क्या करते हैं, और देखने वाली बात हो कि फन टच OS में नया क्या देखने को मिलता है और किस तेजी से जो मार्केट में जो दूसरे यूजर इंटरफेस जिस तरीके से पॉपुलर हो रहे हैं वहां पे फन टच OS यहाँ पे किस तरीके से कमाल दिखा पाता है। तो ये कुछ बातें रहेंगी फन टच OS के बारे में। आप लोग वीवो का फन टच OS यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बस नीचे कमेंट बताओ। पसंद आई वीडियो तो लाइक करो, कुछ नया जानने को मिला तो सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।